नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th का लेसन नंबर 3 जल संसाधन। इससे पहले हम 2 लेसन पहले कर चुके हैं। अगर किसी को लेसन देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जल एक संसाधन रूप में क्यों है। जो हमने पहले लेसन इससे पहले लेसन जो समझाया था उसमें बताया था कि संसाधन क्या है। जो भी वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है ये सब क्या है, संसाधन कहलाती है। तो जल क्या है, जल संसाधन कैसे है हमारे लिए। अब जल का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं भाई, सिंचाई के लिए करते हैं, ठीक है। नहाने के लिए, अगर हम खाना पकाना उसमें उपयोग किया जाता है। जो भी औद्योगिक क्षेत्र है जैसे कि कंपनी एरिया, उनमें भी इसका जल का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि जल एक संसाधन है, जैसे कि बिजली बनाने के लिए, ठीक है। तो जल क्या है हमारी, जल एक संसाधन रूप में काम करता है। अगर जल नहीं होगा तो हम कोई भी कार्य या कोई भी औद्योगिक कार्य या सिंचाई का कार्य या क्या खेती कृषि की कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए जल हमारे लिए एक संसाधन रूप में कार्य करता है। जल नहीं होगा तो हम इसके जो बाकी कार्य वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं कि जल है वो पृथ्वी पर कितना पाया जाता है या कितना पीने योग्य जल है। तो एक बात आपको पता ही होगी शायद कि जो जल है, जैसे मान लो हमारी पृथ्वी ऐसे गोल पृथ्वी है, तो उसमें जो लगभग 71% एरिया ये वाला, यानी कि ऐसा मान सकते हैं ये 71% एरिया, इस पर तो क्या है, जल पाया जाता है, ठीक है। और जो बाकी 29% भूमि बचेगी, उस जगह बची है वो भूमि, यानी इस बाकी 29% उस पर पहाड़ भी है, समतल जमीन भी है, ठीक है, घाटी भी है, ठीक है। तो इसमें बाकी सब क्या है, तो इससे देख कर तुम्हें ये लगता है कि जो जल है 71% है वो काफ़ी मात्रा में, यानी कि जल की हमारे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन जो 71% जल है, ये 71% जल भी 2 भागों में बांटा गया है। अब 71% जल को अगर हम 2 भागों में बांट देते हैं तो इधर ऐसा करके, तो 71% जल में से, यानी कि अगर इसका हम 100% निकाले तो इसका जो 96.5% यानी कि समथिंग 97% वो जल पाया जाता है महासागरों में, यानी कि जैसे कि प्रशांत महासागर, अंत महासागर, यानी कि जो बड़े बड़े सागर है, यानी कि जिनको बोलते हैं महासागर, उनके अंदर पाया जाता है। जो बाकी बच गया करीब 3.5% जल, ठीक है, ये पाया जाता है नदी, यानी कि जो 3.5% जल ये पीने योग्य जल है, और बाकी जो 96.5% जल है, यानी 97% मान सकते हैं इसको भी। तो ये बाकी जल ये क्या है, ये है महासागरों में पाए जाते हैं। ये जल लवणीय है, यानी कि इसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, लवण अधिक होता है, लवण होता है नमक, ठीक है। लवण की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, ठीक है। और जो बाकी 3.5% बचा है, 3.5% जल बचा है, वो पाया जाता है जैसे कि झीलों में, यानी कि तालाब, जोहड़, ठीक है, इनके अंदर ये जल पाया जाता है। यानी कि ये जल हमारे लिए पीने योग्य जल है, कि स्वच्छ जल बोल सकते हैं इसको। इसका भी अगर हम देखें तो इस 3.5% का भी इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इस 3.5% जल है, इसका 70% स्वच्छ पानी, यानी कि जो 3.5% स्वच्छ है, इसको अगर परसेंटेज देखें तो इसका 70% तो क्या है, वो बर्फ के फॉर्म में पाया जाता है। जो बर्फ पाई जाती है अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिका पे जो बर्फ पाई जाती है वो एक साफ पानी, स्वच्छ पानी है। और जो बाकी 30% जल है, बाकी 30% जल बचता है, वो जल कैसा है, वो जल है यानी कि जिसको हम उपयोग ज़्यादा करते हैं, यानी कि ये भी 70% साफ जल है। लेकिन जो 30% जल है ये नदी में पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, नदियों के अंदर, तालाब, जोहड़, ठीक है, ये बड़ी बड़ी झीलें के अंदर ये जल पाया जाता है। तो अगर देखी जाए, अगर मोटी बात समझने का प्रयास करें तो हमारे पास जो भूमि में 71% भूमि का तो जल पाया जाता है। लेकिन अगर पीने योग्य बात करें तो हमारे पास केवल जो 3.5-4% जल ही बचता है। उस 3.5-4% में से भी 70% जल तो बर्फ की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी 3 या 60, यानी कि जो 70% में 3.5 70% निकलता है वो तो बर्फ की फॉर्म में पाया जाता है। और जो बाकी 30% बचता है वो झीलों में पाया जाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी झीलें, नदी या भूमि के अंदर, जिसको हम भौम जल बोलते हैं, उसके अंदर ये जल पाया जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जल हमारे पीने योग्य जल है, यानी कि जो स्वच्छ जल है, वो लगभग मात्र 3.5-4% ही पाया जाता है। तो इससे क्या है, जल की मात्रा बहुत कम है, ठीक है।
तो अब देखते हैं जल संरक्षण या जल को बचाना क्यों आवश्यक है। ओके, तो अब देखते हैं जल दुर्लभता, यानी कि जल की कमी किस कारण पैदा हो रही है आज के समय में। देखें तो जल दुर्लभता या जल के अभाव या जल की कमी, ठीक है। तो देखते हैं कि किसके मुख्य कारण क्या क्या है। एक तो देख सकते हैं कृषि में उपयोग, यानी कि एक जल का जो कृषि में हम अधिक उपयोग करते हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो सरकार तो उसके बारे में कहती है कि भाई जो अगर कृषि में हम खेत में सिंचाई करनी है तो उसमें क्या है कि हम फव्वारे का प्रयोग करें। उससे क्या आता है कि तो सिंचाई जल्दी होगी, और सिंचाई जल्दी होगी तो एक पूरे खेत में एक साथ फव्वारे लगा सकते हैं और पानी बचत होती है। लेकिन जो किसान क्या करते हैं इसको खुला खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। तो खुला छोड़ते जल का उपयोग अधिक मात्रा में कर देते, जिस कारण जल की धीरे धीरे आजकल आज से हम देख सकते जल की कमी धीरे धीरे दिखनी शुरू हो चुकी है, ठीक है। एक औद्योगिकरण जैसे जैसे जब भारत आज़ाद हुआ तो 1915 अगस्त में 47 से, तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे कर औद्योगिक यानी कि कंपनी सेक्टर ज़्यादा अधिक मात्रा में बढ़ा है। अब अधिक मात्रा में कंपनी सेक्टर या औद्योगिकरण बढ़ेगा तो उसको कंपनी या औद्योगिक क्षेत्र चलने के लिए जल की आवश्यकता अधिक होती है। अब जल का उपयोग अधिक होगा तो ऑटोमेटिक जल की दुर्लभता आई जाएगी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद नंबर आगे देखें, जनसंख्या का अधिक मात्रा में बढ़ना। जनसंख्या अधिक, पहले जनसंख्या कम थी, ठीक है, भारत की जनसंख्या कम थी, अब तो समथिंग 140 करोड़ आसपास जा चुकी है। तो क्या है, जनसंख्या बढ़ेगी, जल की मात्रा ऑटोमेटिक ज़्यादा बढ़ी जाएगी। अब जल के उपयोग की मात्रा अधिक बढ़ेगी, जल की मात्रा कम पड़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। या फिर एक कारण और देख सकते हैं, नवीकरण, यानी कि जल का जो रिसाइकल होता है, यानी कि हम जल को वापस उपयोग नहीं कर पाते, यानी कि जिसको हम बोलते हैं अगर जल यूज कर ले उसके बाद उसको हम फिल्टर करके उपयोग कर लें तो उससे जल को हम बचा सकते हैं। लेकिन ये तकनीकी भारत में कम पाई जाती है। तो इसका यानी कि जो जल को वापस रिसाइकल बोलते हैं, जिसको हम वापस यानी कि पुनर्उपयोग बोल सकते हैं जिसको, ठीक है। तो इसके यानी कि वापस उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, वापस जल का उपयोग न करना, ठीक है। इससे क्या है, सब कारणों जल की जो दुर्लभता और जल की कमी देखी जाती है। अब देखेंगे जल संरक्षण या जल को हम किस प्रकार बचा सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हम उपयोग उसको कर सके, ठीक है। तो अब देखते हैं जल संरक्षण, यानी कि जल का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं या जल प्रबंध किस प्रकार कर सकते हैं जिससे कि हम जल को अधिक मात्रा में लंबी अवधि तक जल को उपयोग कर सके। सबसे फर्स्ट क्या है कि जल का पूर्ण उपयोग करना, यानी कि इसके क्या है कि ये इस टेक्नोलॉजी के जरिए मान लो जल का हमने एक उपयोग कर लिया, ठीक, मान लो हाथ धो लिया, कुछ भी कर लिया, तो उसको हम रिसाइकल करके यानी कि हम आर वगैरह या फिल्टर करके वापस उपयोग करके जल को हम बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बांध बनाकर, अब बांध बनाना क्या होता है, मान लो कोई ऐसी नदी बह रही है, ठीक है, तो ये मान, ठीक है, तो इसके आगे एक दीवार बना देंगे, ऊंची दीवार, यानी कि जो जल पीछे स्टोर हो जाएगा, इस क्षेत्र जो स्टोर हो जाएगा, तो यानी कि जल जो स्टोर होगा तो वो उस जल को उपयोग कर लेंगे, बाद में सिंचाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, बिजली बनाने के लिए भी, खाने पीने के लिए, ठीक है। तो ये इससे क्या है, बांध बनाकर जल को बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीमित मात्रा में उपयोग, यानी सीमित मात्रा उपयोग का अर्थ ये है कि यानी कि जल का हम उपयोग उतना ही करें जितनी आवश्यकता है, नल को हम खुला ना छोड़े, ठीक है। यानी कि जितनी जल की आवश्यकता उतनी मात्रा में उपयोग करना। अगर उपयोग आवश्यकता नहीं है तो हम पानी की नल वगैरह को यानी कि टुट्टी को बंद कर देना, ठीक है। उसके बाद जोहड़, यानी कि ये जो जोहड़ होती है वो लगभग गाँव यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में देखने को ज़्यादा मिलती है, यानी कि जोहड़, यानी कि जो गाँव में जोहड़ होते हैं, यानी कि जो जोहड़ जैसे वर्षा का पानी होता है तो जोहड़ में उसको पानी को स्टॉक कर लेना, यानी कि उसको इकट्ठा कर लेना, ताकि बाद में जब सिंचाई यानी जो वर्षा का मौसम चला जाए उसके बाद इस जोड़ के अंदर पशु पक्षी यानी कि जो गांव के पशु हैं उसमें पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके, यानी कि जल को बचा सके। तो ये हो जाए जल संरक्षण कुछ उपाय, और भी इसके बहुत से उपयोग हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम जल को खुला ना छोड़े, ये उपयोग हो सकते हैं, सीमित मात्रा में हो गया, ठीक है, बांध बनाकर कर सकते हैं, ठीक है, जल का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि किसान सिंचाई करते हैं, ठीक है, किसान सिंचाई करते हैं उसके जो आजकल अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे कि ये हो जाएगा, ये होता है फव्वारे, ठीक है, फव्वारे का उपयोग करके सिंचाई में, यानी कि अगर हम पानी को खुला छोड़ेंगे खेत में कैसा ही वो पानी का उपयोग ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर हम फव्वारे उपयोग करेंगे, ठीक है, इससे कि पानी का संरक्षण हो सकता है। यानी कुछ ऐसे उपाय है जिनको हम जल से यानी कि जल का संरक्षण कर सकते हैं। अगर जल
अगर हम जल को अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा, जल की जो मात्रा है यानी कि जल धीरे धीरे करके बहुत कम हो जाएगा। अब जल कम होगा तो क्या होगा, ना तो खेती हो पाएगी, नहीं खेती नहीं होगी। अगर खेती नहीं होगी तो उस क्षेत्र में भूखमरी या अकाल जैसी समस्या हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम इसको उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे कि राजस्थान का क्षेत्र, राजस्थान बहुत कम मात्रा में वर्षा होती है। अब बहुत कम मात्रा में लगभग वहाँ पूरे साल में 57 या 58 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, 57-58 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरे राजस्थान में औसत वर्षा है एक साल की। अब उसके अगर हम उसी के देखें, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, जो मेघालय का मौसिनराम क्षेत्र है। अगर आपसे कोई पूछे भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मौसिनराम में होती है। मौसिनराम में लगभग वहाँ 11,558 समथिंग यानी 11,500 सेंटीमीटर वर्षा होती है पर साल। और यहाँ पर देखिए मात्र 57-58। तो इससे क्या है कि जो राजस्थान में जल की बहुत किल्लत है, यानी कि जल की बहुत कमी है। अगर जल का वहाँ संरक्षण नहीं किया जाएगा तो, या अगर राजस्थान में देखो या अगर बाकी भारत के बाकी क्षेत्रों को देखें जहाँ वर्षा अच्छी होती है, ठीक है, अगर जल का उपयोग या संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले समय में यहाँ राजस्थान जैसी समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए क्या है, जल को हमारे लिए बचाना अति आवश्यक है। अगर जल होगा तो हमारे लिए और कोई भी काम करना, सिंचाई करना, औद्योगिक क्षेत्र सब डेवलप करना आसान होता है। अगर जल नहीं होगा, इसका मुख्य एक तो यही है जिसमें जल राजस्थान में थोड़ी सी जो भुखमरी है यानी कि जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी किस कारण क्या है कि बेरोजगारी का कारण मुख्य कारण यही वहाँ पे कि वहाँ पे जल की बहुत कमी है। ठीक है, अब देखते हैं बहुउद्देशीय नदी परियोजना, यानी कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है, उसके बाद देखेंगे इसकी क्या लाभ है क्या हानियां है। ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना होते क्या है, सबसे पहले देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना क्या होती है। ठीक है, हमें देखो अगर नदी होती है, जैसे कि भारत में बहुत सी नदी बहती है, गंगा, सतलुज, ब्यास, चंबल, ठीक है, बेतवा के, ये सब नदियां हैं। तो इनके ऊपर क्या सरकार ने कुछ बांध बनाए। मान लो कोई नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, तो मान लो कोई नदी बह रही है, मान लो गंगा नदी बह रही है या जैसे कि नर्मदा नदी मान लो, ये नर्मदा नदी मान लो नर्मदा नदी बह रही है। ठीक है, तो उस पर क्या है, सरकार जो पानी की स्टॉक करने के लिए, पानी की जो संरक्षण के लिए, पानी के उपयोग के लिए सरकार बांध बना देगी। मान लो यहाँ पे कोई सरकार एक सरकार नदी के आगे नदी के पानी स्टॉक करने के लिए नदी इधर एक दीवार खड़ी कर दी, ऊंची सी दीवार, तो क्या है जो पानी पीछे स्टॉक हो जाएगा, यानी पानी पीछे रुक जाएगा, पानी रुक जाएगा, तो अब हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। यही होती है बहुउद्देशीय नदी परियोजना, यानी कि जो बांध बनाती है सरकार, ने इस बांध बनाया है, ये मान लो इसी को बोलते हैं बांध। इस सरकार ने पानी स्टॉक करने की जो नदी के आगे या नदी बहते जल रोकने के लिए बांध बनाती है, ऊंची दीवार बनाई है, इसको हम बांध बोलते हैं। अब ये बनाए किस लिए है, अब देखेंगे, यानी ये तो होगी एक नदी परियोजना। अब इसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कब बोलेंगे, अब ये मान लो बांध तो बना दिया, अब इसके जो जल का उपयोग हम बहुत से उद्देश्यों के लिए करते हैं, यानी कि जो जैसे कि हम इसे बिजली उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, इस जल से ही हम सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं खेती के लिए। ठीक है, इसी जल का उपयोग हम पीने के लिए कर सकते हैं। इसी जल का उपयोग हम कंपनी क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र यानी के लिए, उद्योग चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए, कंपनी या व्यवसाय चलाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसी उपयोग हम इसी जल में जो मान लीजिए जल की स्टॉक होता है, मान लीजिए ये दीवार इधर खींच दिया हमने, पानी रोक दिया, पानी रोक के पीछे इधर जो ये इसका एरिया बचेगा, ये क्षेत्र बचेगा, इस क्षेत्र में क्या होगा कि पानी इकट्ठा हो जाएगा, पानी स्टॉक होगा। अब पानी स्टॉक हुआ तो यहाँ पे मछली पालन भी कर सकते हैं। ठीक है, मछली पालन भी कर सकते हैं। तो ये क्या, ये सब कारण क्या हो गया कि ये सरकार ने एक काम मात्र एक या बांध बनाया। अब बांध बनाने का उद्देश्य क्या होता है, बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि हमने इसको बहुत से उद्देश्यों के लिए इसके जल का उपयोग किया है हमने, इसी को बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि हम बहुत से उद्देश्यों के लिए किसी को वस्तु या किसी को उपयोग करें, तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, अब देख हम इसका बिजली बनाने में उपयोग कर लिया, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, या कंपनी में या व्यवसाय के लिए। ठीक है, या जो इधर पानी जो स्टॉक होता है बांध बनाने के बाद, ये मछली पालन कर सकते हैं। ठीक है,
इसका बीच में एक वीडियो में हम बांध बांध क्या क्या होता है उसके, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं कि जो बांध बना तो दे रहे हैं, यानी कि बहुउद्देश्य परियोजना बांध बनाते हैं, ये सब इसके लाभ होते हैं, इसकी हानि क्या होंगी। और एक तो हानि, इसकी हानि देख लेते हैं, हानि इसकी क्या होती है। एक तो हानि होती है, मान लो जो हमने बांध बनाया, ठीक है, किसी क्षेत्र में मान लो हम बांध बना दिया, अब बांध बनाएगा, उधर जो पेड़ थे यानी कि पेड़ पौधे थे वो सब कट जाएंगे, पेड़ पौधे वो सब काटने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, जो वहाँ पे जनसंख्या रहती थी, यानी जो लोग रहते थे उनको विस्थापन करना पड़ेगा, यानी विस्थापन का होता है किसी और स्थान पर जाना, किसी और स्थान पर जाकर उनको बसाना पड़ता है, ठीक है, विस्थापन हो जाएगा, ठीक है, पेड़ कट जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर हम ये बांध बनाते हैं तो पेड़ पौधे कटते हैं, ठीक है, लोगों को विस्थापन होता है, यानी कि लोग बेघर हो जाते हैं, ठीक है। अब पेड़ कटेंगे तो क्या है कि पर्यावरण पर गलत प्रभाव पड़ता है, इससे पेड़ प्रदूषण की मात्रा बढ़ती है, ठीक है। तो ये सब कारण होते हैं कि उसके बाद क्या है कि जब हम बांध बनाते हैं तो बांध बनाने के बाद जो हम पानी स्टॉक करते हैं, यानी कि बांध बना ले, बांध में पानी इकट्ठा कर रहे हैं, अब पानी इकट्ठा करते नदी अपने साथ क्या है, मिट्टी कंकर पत्थर बहा के लाती है, तो कंकर पत्थर क्या है कि वो सीधे नदी के साथ बहकर जा नहीं पाते हैं, इसका कारण क्या है, बांध बना कर स्टॉक कर दिया है। अब उनको स्टॉक कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो नदी में बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी की जो तलछट है, यानी कि जो मिट्टी आती है अपने साथ बहा के लाती है, बांध इकट्ठा होता जाएगा, एक समय इकट्ठा होते जाएगा तो बांध की जो बांध भर जाएगा। अब बांध भर जाएगा तो बांध जो टूटने की संभावना अधिक होती है, अगर बांध टूटेगा तो उससे बाढ़ वगैरह आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है, बाढ़ यानी कि बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी, ठीक, ये संभावना हो जाएगी। ये होती है सब बहुउद्देश्य परियोजना, और कुछ इनके लाभ और इसकी हानियां थी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि वर्षा के जल के संरक्षण को हम कैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं वर्षा का जल संरक्षण, यानी कि जो वर्षा का जल है हम उसको कैसे बचा सकते हैं, अगर हम जल को उसको उपयोग करेंगे, बचाएंगे तो वो हमारे लिए उपयोग में आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो इसकी खास विशेषता वर्षा के जल को संरक्षण की जो बहुत ज़्यादा मात्र विशेषता है, वो तो भारत में राजस्थान बहुत ज़्यादा दिखते हैं, राजस्थान में या दक्षिण भारत देखें तमिलनाडु में, ठीक। इसके क्या करते हैं, मान लो वर्षा होती है जब, तो वर्षा तो जो वर्षा होती है, जो छत, मान लो कोई घर होता है, ऐसे मान लो ये घर की छत है, ठीक है, तो जो छत पे जो पानी वर्षा होगी, छत पे पानी पड़ता है, उसके बाद जो पानी का उसको एक नाले के जरिए पानी नीचे उतार के एक टैंक बना देती इधर, ठीक है, उस टैंक में से पानी इकट्ठा कर सकते हैं। ये परंपरा राजस्थान में खासकर देखने को मिलती है, ठीक है, यानी उसको हम एक टैंक बना कर पानी स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं, यानी कि जो ये वर्षा का जो जल है, जो वर्षा होती है उसके बाद जो जल पड़ता है उसको हम सीधे नल में, यानी कि जो नल पंप होता है, ठीक है, नल के अंदर सीधे उसको डाल सकते हैं। अगर सीधे उसको डालेंगे तो वो सीधे जमीन के अंदर जाएगा, अब जमीन के अंदर जाएगा तो जमीन में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, उसके बाद जब वर्षा नहीं होगी, वर्षा सीधे चला जाएगा तो उसके जल को उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, मान लो कोई खाली जमीन है, ऐसे मान लो खाली जमीन है, उसमें क्या करते हैं, वर्षा कम होती है किस क्षेत्र में, तो जो बहुत कम वर्षा होती है कम, तो उसको हम गड्ढे गड्ढे से बना देंगे, ऐसे गड्ढे गड्ढे बनाने से क्या होगा कि जो वर्षा होगी इन गड्ढों में पानी डटेगा, तो क्या है कि जो पानी धीरे धीरे यानी कि धीरे धीरे करके जमीन के अंदर जाएगा। अब जमीन के अंदर जाएगा तो जो वर्षा का जो पानी है, जो संरक्षण यानी कि भूमि के अंदर स्टोर हो जाएगा तो उसको पानी का उपयोग आने वाले समय में भी कर सकते हैं, ठीक है। या अगर देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में हम जल का उपयोग जोहड़ में पानी स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये सब कारण होते हैं वर्षा के जल संरक्षण के, ठीक है। वर्षा जल संरक्षण आज के समय में बहुत अधिक जरूरी है। क्यों, अगर आपको पता हो तो राजस्थान जैसे क्षेत्रों में जल की बहुत किल्लत होती है, यानी कि हम एक घड़ा पानी लेने के लिए भी जो वहाँ की महिलाएं होती हैं उनको 2-2 किलोमीटर जाना पड़ता है, 1-2 घड़े पानी के लिए, ठीक है। उसके बाद दक्षिण भारत में देख सकते हैं, बिहार में देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं, ये सभी इन क्षेत्रों में जल की बहुत मात्रा कम होती है, ठीक है। धीरे धीरे करके और देख सकते हैं, ठीक है। जिन क्षेत्रों में आज वर्षा अधिक होती है, आने वाले समय अगर वहाँ वो जल को नहीं बचाएंगे तो आने वाले समय में भी उनके लिए जल की किल्लत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेसन जल संसाधन खत्म होता है।
कमेंट कर बताना आपके लेसन कैसा लगा। अगर किसी को पिछला लेसन देखना हो तो जो पीछे 2 लेसन हम पहले करवा चुके हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।